सलमान साहब, हुकूमत अब तक जो कुछ कर सकी क्या वो सब एहसन अंदाज में किया, और आगे जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा? देखें, जब ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था और सैलाबी सूरत तारी हुई थी तो उससे पहले इस सूबाई हुकूमतों ने खदशात के बायस से किसी हद तक इकदाम किए थे। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पे नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन जो इंसानी जानों का ज़िया है वो कम हुआ, इसलिए कि ये अलर्ट थे। जब आप हुकूमत की बात करती है ना, तो ये इतना बड़ा क्राइसिस है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि ये सिर्फ हुकूमत इसे नहीं कर सकती हैंडल, इसमें आपके अदारे भी हैं। मैंने तो ये कहा था कि मुख्तलिफ समाजी अंजुमनें हुकूमत के साथ मामलत भी कर रही हैं और मुतअस्सरा इलाकों में काम भी कर रही हैं। और जहाँ तक आपने ज़राअत की बात की है, सबसे बड़ा क्राइसिस ही ज़राअत में है, और पंजाब पहली दफ़ा इस हद तक मुतअस्सर हुआ है। पंजाब को पाकिस्तान की फूड बास्केट कहा जाता है। और लाखों एकड़ ज़मीन, जिस तरह जो सूरत हाल तारी हुई है, 13 लाख एकड़ ज़मीन बताई जा रही है। बराबर साहब ने ये बात बड़ी बर वक्त की है कि जी ये एमरजेंसी की बात, एमरजेंसी तो तारी हो चुकी हुई है। बात है कि हुकूमत के करने के काम क्या है। देखिए, बात है कि इस वक्त तक तो उन्होंने जो मुतासरीन को वो सैलाबी उनकी जगहों से निकाला है, महफूज जगहों पे पहुंचाया है, रिलीफ कैंप खोले हुए हैं, खुराक की फराहमी, अद्वियात की फराहमी, ये सारा सिलसिला जारी है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा संजीदगी का काम अब ये करने का है कि बड़ी फसलें तबाह हुई हैं। इसमें मकई की फसल है, इसमें गंदम है, इसमें शुगर केन है, ये सारी। इसमें नंबर एक तो काश्तकारों को जो है वो एक अखलाकी सपोर्ट देने की ज़रूरत है। और अखलाकी सपोर्ट ये हो सकती है कि उनको जो कम शरह पे जो कर्ज़े फराहम किए जाएँ, जो गरीब और मतवसत तबके के काश्तकार हैं, फिर उनको ये आपने गंदम बीज इसकी सप्लाई यकीनी बनानी है। फिर जो मुतल्लिका अदारे हैं उन्हें सरगर्म करना है। देखें, बात ये कि हम इसके मुकम्मल ही नहीं हो सकते कि हमारी ज़राअत एक दफ़ा फिर अपने पाँव पे खड़ी ना हो, चूँकि पंजाब के अंदर जो क्राइसिस आया है, पंजाब ने पूरे मुल्क के अंदर, और उसके बाद पाकिस्तान की गंदम तो इतनी ज़्यादा है कि जी दूसरे मुल्कों में भी पसंद की जाती है। तो लिहाजा जो बड़ा क्राइसिस आएगा वो ज़राअत का क्राइसिस है। ज़राअत के हवाले से एक मरबूत हिकमत तब्लीग। दूसरी बात यह है कि लोगों को दोबारा आपने घरों में बसाना है। और ये जो देहाती कल्चर के हामिल लोग होते हैं, 2-3 चीज़ों में बड़े टची हैं। मैं आज 7 बजे वाला प्रोग्राम देख रहा था, उनको अपनी ख़वातीन की बड़ी फ़िक्र है, इसलिए कि वो कभी कैंपों में जाने वाली ख़वातीन नहीं है। वो कहते हैं जी कि हम भूखे रह लेंगे, हमने हमारी ख़वातीन कैंपों में नहीं, हमें हमारे वापस घरों में जाने का बंदोबस्त करें। दूसरा, जानवरों का नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। वो नुकसान जो है वो, ये तो मैं सोच रहा था कि जिस तरह हमारे बड़े शहरों के अंदर घरों के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ना, वो आपका एसेट होता है, इसी तरह उनके वो जो जानवर हैं वो उनका बहुत बड़ा एसेट थे। और कई लोग तो जानवरों का जिक्र करते करते, एक उनके जानवर डूब गए, दूसरा उन्हें चारा नहीं मिल रहा। और देखें, चारे का बंदोबस्त भी करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी। मैं समझता हूँ कि अगर ये इस क्राइसिस में, और बहुत सारी तंजीमें हैं, मुखय्यर हज़रात है। और मैंने कल भी मरियम एक बात की थी कि जब कौम जाग रही हो या आपके अंदर एक जज्बा हो, तो बड़े बड़े क्राइसिस जो हैं वो फेस किए जा सकते हैं, उसका कोई हल निकाला जा सकता है। अब ये पानी का सिलसिला आगे सिंध की तरफ जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल जो ऐलान किया कि हम सूबों की मुआवनत करेंगे, तो बुनियादी काम तो करने वाला है सूबों का। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कल बिलावल साहब ने जब ये कहा कि जी वफाक जो है सूबों की मुआवनत करे, अभी कुछ रोज़ पहले सैलाब से पहले ये सोचा जा रहा था कि वफाक के पास वसाइल कम है, तो शायद सूबों से जो वसाइल हैं वो कुछ वफाक की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। मेरा ख्याल है एक बड़ा क्राइसिस आया है जिससे एक नई सूरत हाल तारी हुई है। तो इसमें जो कौमी जज्बे के तहत ही आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है। इन बारिशों के नतीजे में, सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में, इससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान में कभी नहीं था। एग्जैक्टली। और यूँ तो सलमान साहब, हम हर साल ही यौम दिफा मनाते हैं, लेकिन 10 मई 2025 के बाद कौम का जोश और जज्बा ही अलग है इस दिन को मनाने का। देखिए, मैं भी यही बात करना चाह रहा था कि हम 60 साल पहले की बात जब पाकिस्तान की नई नस्ल को बताते थे तो शायद उनको इतनी अपील ना करती। उस नई नस्ल ने अपनी लाइफ में पहली जंग देखी 10 मई की, और उन्हें पता चला कि वो जो पहले कहा जाता था ना कि जोश, जज्बा और वलवला था, ये जोश, जज्बा और वलवला उससे कई गुना ज़्यादा था। और वो देखिए, उस जंग के हवाले से लोगों ने बड़ी कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कि उस वक़्त भी फ़ौज के पीछे कौम थी। और इसी लाहौर के अंदर जो कैफियत तारी हुई थी लाहौरियों में, वो आज तक आपकी तारीख़ का एक रोशन बाब है।
اور 10 مئی کو کیا ہوا وہ تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا. آج وہ مودی جو بڑکے لگاتا تھا پاکستان کے خلاف اس کی ذرا حیثیت دیکھیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم قومی دفاعی تقاضوں کی بات کرتے ہیں، یہ قومی وحدت، جذبہ حب الوطنی اور قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو طاقت ہونی چاہیے وہ ہمارا داخلی سیاسی استحکام ہے، اور وہ مشروط ہے آپ کی سیاست کے ساتھ، آپ کی معیشت کے ساتھ، آپ کی معاشرت کے ساتھ. اسے بھی مضبوط بنانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی دفاع میں تو ہم سرخرو ہو گئے ہیں اور معاشی حوالے سے ہم اپنے پاؤں پہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے. لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں اپنے دشمن کے مقابلے میں، اور دشمن کو بھی پتہ چل گیا کہ دوبارہ انہیں چھیڑنا نہیں ہے اور یہ حرکت نہیں کرنی. لہٰذا کیا ہم معاشی حوالے سے آگے کی طرف بڑھ پائیں گے؟ اصل چیلنج یہ ہے، اور اس کے حوالے سے بھی سنجیدگی طاری کرنی ہوگی. بات یہ ہے کہ جس دن پاکستان معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، دراصل وہ ہوگے مقاصد پاکستان جس کے لیے حضرت اقبال نے اور قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنا پوٹینشیل موجود ہے. ماضی کے اندر اسلام آباد اور پنڈی میں کنفیوژن تھی، آج کم از کم پاکستان کے اندر اس حوالے سے سنجیدگی ہے کہ پاکستان کو معاشی حوالے سے آگے بڑھانے کے لیے یکسوئی ہونی چاہیے اور یکسوئی قائم ہے. ایگزیکٹلی دنیا کے جو اندازے تھے پاکستان کو لے کر اس کو غلط ثابت کیا اور خطے میں بھارت کی جو چودراہٹ کا خواب تھا اس کو چکنا چور کیا.